हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हमारा है क्लास 12th फिजिक्स का 2026 का। और आपको स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन पेपर का सीरीज यहाँ पर लिखा हुआ है PQS3R और ये सेट ए है बेटा, है ना। ये क्वेश्चन पेपर का कोड भी आपको दिखाई देगा। ये 2026 का हमारा क्वेश्चन पेपर है क्लास 12th फिजिक्स का। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसके क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे करेंगे, आप इस क्वेश्चन पेपर को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले आप देखें, ये फ्रंट पेज है क्वेश्चन पेपर का। 3 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला है और जो फिजिक्स का है वो 70 मार्क्स का आपका एग्जाम पेपर के मैक्सिमम मार्क्स होते हैं। इंस्ट्रक्शन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर कुछ कांस्टेंट्स ऑलरेडी गिवन होते हैं बेटा। यहाँ पर ये स्पीड ऑफ लाइट, प्लैंक कांस्टेंट, 1/एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रॉन का मास वगैरह, ये जो कांस्टेंट है ये ऑलरेडी हमारे क्वेश्चन पेपर में गिवन होते हैं। तो जो बच्चे कहते हैं सर हमें याद कैसे रहेंगे, तो यहाँ पर ऑलरेडी उन्होंने दे रखा है, याद रखने की जरूरत नहीं है। जनरल इंस्ट्रक्शन का पेज सेम, एक बार हिंदी और एक बार इंग्लिश लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर आता है। यहाँ से इसका हिंदी वर्जन चालू हुआ है, तो एक पेज हिंदी का होता है और नेक्स्ट पेज जो है वो इंग्लिश का होता है। इस तरीके से क्वेश्चन पेपर आपका गिवन होता है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ एमसीक्यूज की बात करते हैं कि कैसे इन्हें सॉल्व किया जाएगा। मैं यहाँ पर आपको हिंदी में सॉल्व करके बताऊंगा, आप इंग्लिश में उसे खुद कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसका सॉल्यूशन मैं आपको इंग्लिश में भी अपलोड करूंगा, तब आप देखेंगे। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा सेक्शन ए है उसमें आया हुआ है। और क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ है बेटा? क्वेश्चन आया है चैप्टर 1 से। ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन है। लगभग उन्होंने सारे क्वेश्चन जो दिए हैं एमसीक्यूज के, उसमें सारे चैप्टर्स को कवर किया है। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, द्रव्यमान एम और आवेश क्यू का कोई कण विराम अवस्था से चलना आरंभ करता है और विद्युत क्षेत्र ई नॉट आई कैप में इस क्षेत्र के अधीन गति करता है। क्षेत्र में एक्स के अनुदिश एक्स दूरी तय करने के पश्चात एक्स के अनुदिश एक्स दूरी तय करने के पश्चात उसने आपसे पूछा है कि कण की गतिज ऊर्जा क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी पूछा है बेटा, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबसे पहले आपको याद हो, वो होता है बेटा ½ mv²। यदि आपको वेलोसिटी पता चल जाएगा तो आप काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। अब वेलोसिटी कैसे पता करेंगे? देखो, यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पार्टिकल को जिसका मास m है, जिस पे चार्ज q है, अगर आप फेंकेंगे तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा, जो फोर्स लगेगा, फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा वो क्या होगा बेटा? फोर्स अपॉन में मास, फोर्स क्यू ई अपॉन में मास m। ये बिल्कुल वैसा ही है, F अपॉन m, F बराबर m से, ये उसका एक्सेलरेशन है। और उसने कहा कि वो आगे की तरफ चला, तो आगे तरफ कितना चला भाई? उसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो x दूरी तय करी उसने। तो आपके पास एक तो एक्सेलरेशन है, एक डिस्प्लेसमेंट है, और आपको वेलोसिटी फाइंड करना है। क्योंकि जब पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करता है तो उसकी मोशन होती है बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्यों ना मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यहाँ पे यूज करूँ, v² = u² प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। इसे यूज करिए। u की वैल्यू 0 होगी, क्यों 0 होगी? क्योंकि इनिशियली वो रेस्ट में था, तो u की वैल्यू हमारे पास 0 होने वाली है। और आ जाते हैं इधर, यस, v की वैल्यू, तो v की वैल्यू फाइंड करी जाएगी। v की वैल्यू कैसे होगी? √ऑफ, इधर से स्क्वायर हटाओ, उधर लग जाएगा 2, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन क्यू ई अपॉन में m, और डिस्प्लेसमेंट यानी कि वो x दूरी चला है तो दिस वन। बस ये v की वैल्यू को उठा के काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में इंसर्ट कराइए, और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होगी, वो होगी ½ इंटू वी। देखो स्क्वायर है बेटा, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देता हूँ और मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसके वैल्यू वी की पुट कर देता हूँ। 2 से 2 कैंसिल होगा, m से m कैंसिल होगा, तो क्यू ई एक्स। अब ई की जगह यहाँ पर ई नॉट है तो हम ई नॉट यूज करेंगे। क्यू ई नॉट एक्स, ऑप्शन बी, क्यू ई नॉट एक्स, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो क्या आना चाहिए? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आना चाहिए, एक्सेलरेशन कितना होता है वो आ जाए। और यहाँ पर आप फर्स्ट नहीं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। फर्स्ट क्यों नहीं यूज करेंगे? फर्स्ट में आपको पहले टाइम पता करना होगा, टाइम यहाँ पे गिवन नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2। एक वर्गाकार लूप जिसकी प्रत्येक भुजा 50 सेंटीमीटर है,
3T के किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। लूप के समतल लूप के समतल के अभिलंबवत है। काफी मुश्किल है हिंदी लैंग्वेज। यदि लूप को 0.3 सेकंड में 90 डिग्री के कोण पर घुमाया जाए तो लूप में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा। यानी कि यहाँ पर आपको इंड्यूस ईएमएफ पूछा बेटा कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। अब इंड्यूस ईएमएफ क्या होता है? इंड्यूस ईएमएफ होता है बेटा डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। याद है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज इक्वल टू ईएमएफ। फैराडे सेकंड लॉ है। फैराडे का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। फ्लक्स में चेंज कितना हुआ है तो देखो उसको 90 डिग्री से घुमाया है। यानी कि मैं यहाँ पर बी ए कॉस 90 माइनस पहले कहाँ रहा होगा? बी ए कॉस 0 ऐसा रहा होगा। यहाँ पे 0 डिग्री लिख देते हैं अपॉन में टाइम इंटरवल, यहाँ पे टाइम की वैल्यू डालेंगे। आगे माइनस साइन क्योंकि जनरली ये जो ईएमएफ है ये अपोज करता है चेंज का। बस अगर आप डेटा को एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पर आंसर आ जाएगा सिंपली। तो माइनस यहाँ पर b की वैल्यू a की वैल्यू पहले से सॉल्व कर लें। बी ए कॉस 90 की वैल्यू कितनी बेटा? कॉस 90 की वैल्यू हमारे पास होती है 0 माइनस बी ए कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है बेटा? हमारे पास 1 अपॉन में टाइम की वैल्यू t। नाउ सॉल्व इट। तो ये तो गया 0 माइनस माइनस इधर प्लस b की वैल्यू डालिएगा। b की वैल्यू है 3 और जो एरिया है अब इन्होंने कहा है बेटा वर्गाकार लूप है ना, वर्गाकार लूप है। वर्गाकार लूप है यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर हमें लिखना है। तो हमने लिखा 50 इंटू 50 इंटू 10⁻⁻4। 10⁻⁻4 इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये जो साइड्स है बेटा इस सेंटीमीटर में दी है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा तो उसे हमने मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻4 किया अपॉन में टाइम इंटरवल। टाइम की वैल्यू कितनी है बेटा? 0.3 सेकेंड। 3 सेकेंड में वो घूमा है। ओके सॉल्व करिए इसको 3 से। ये 0.1 टाइम और 0.1 फिर ये 50 50 25 2 0 3 0 गए तो ये हमारे पास कितना बचेगा बेटा? ये आएगा मेरे पास 0.25 0.25 वोल्ट। 0.25 वोल्ट। और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो था ऑप्शन ए इज द करेक्ट इसका। और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा ईएमआई वाले चैप्टर में से आया है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आया है। फैराडे सेकंड लॉ के ऊपर बेस्ड था। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करने जैसे आते हैं। यहाँ पर एमसीक्यूज का वेटेज भी अच्छा है और उसके लिए आपको सॉल्व करते आना चाहिए। क्वेश्चन 3 को पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3, यदि कोई कोई समतल विद्युत चुंबकीय तरंग किसी माध्यम में गमन करती है उसके साथ संबद्ध संबंध संबद्ध चुंबकीय क्षेत्र का समीकरण बी कुछ इस प्रकार से गिवन है जहां x मीटर में है और टाइम सेकंड में है। तो तरंग का वेग निकालिए। भाई वेग पूछा है। वेग क्या होता है? एक सिंपल सा फॉर्मूला याद हो, ओमेगा बाय के। जनरली इसकी जो इक्वेशन होती है हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, जो मैग्नेटिक फील्ड की इक्वेशन होगी तो वो होगी बी नॉट साइन ऑफ कुछ इस तरीके से ओमेगा टी माइनस के एक्स, ऐसी होती है। तो जो t का कॉफिशिएंट है वो ओमेगा होता है और जो k का कॉफिशिएंट जो x का कॉफिशिएंट है वो k होता है। तो स्पीड निकालना है तो आप ओमेगा बाय k करेंगे। जरा कंपेयर करिए यहाँ पे, दिस इज द ओमेगा, दिस वन एंड दिस इज द k। इट मीन्स ओमेगा की वैल्यू डालिए 3 इंटू 10⁻10 अपॉन में k की वैल्यू डालिए 150। तो ये इससे 5 टाइम कैंसिल होगा तो 1/5 इंटू 10⁻10। इट मीन्स 0.2 इंटू 10⁻10। सो 0.2 ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन है 2 इंटू 10 एक पावर कम कर देंगे 9। 9 क्यों आया? ओके ओके, एक यहाँ पे 150 है ना तो एक जीरो यहाँ पे कैंसिल होगा और ये कितना हो जाएगा 9। तो दिस इज 9, दिस इज 9, दिस इज 9 और 9 में से कम करोगे तो दिस वन इज 8। 2 इंटू 10⁸8। ऑप्शन ए जो है दिस वन इज द करेक्ट। एंड ये हमारे 3 क्वेश्चंस थे। तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से है बेटा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। आपने देखा तीनों एमसीक्यू तीनों अलग अलग चैप्टर से आए हुए हैं। इन्हीं एमसीक्यूज का यहाँ पे इंग्लिश वर्जन गिवन है। सो आंसर वही है, फर्स्ट वाले का ऑप्शन बी है, सेकंड वाले का ऑप्शन ए है, और थर्ड वाले का ऑप्शन हमारे पास कितना है, उसका भी ए है। ये 3 एमसीक्यूज थे। यस, नेक्स्ट थोड़े से अच्छे एमसीक्यूज आए हैं जो ऑप्टिक्स से पूछा गया है। इस एमसीक्यूज में हमसे क्या पूछा गया है, एक पतले समतलोत्तल लेंस के एवं पतले समावतल लेंस को समक्षत रखे हुए परस्पर संपर्क में रखा गया है, चित्र में जैसे दर्शाया गया है। यह मानते हुए कि दोनों लेंस म्यू का अपवर्तनांक के कांच से बने हैं तथा प्रत्येक वक्रित पृष्ठ की त्रिज्या r है, इस संयोजन की फोकस दूरी निकालिए। तो ये हमारे पास डायग्राम गिवन है और हमसे फोकस दूरी पूछी गई है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का सवाल है, ऑप्टिक्स से आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्टिक्स से आया है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस में फोकस दूरी लिखेंगे तो 1 में एफ प्लस 1 में F1 और इसे F2 नाम देते हैं। ठीक है, तो पहले हम इंडिविजुअली फोकस दूरी निकालेंगे, फिर इसके अंदर रखेंगे इंडिविजुअली, यानी कि पहला जो इसने बच्चा हमें लेंस बोला है वो लेंस कौन सा है। फर्स्ट लेंस इसने ये कहा है समतलोत्तल लेंस, है ना, ये वाला समतलोत्तल लेंस। यानी कि फॉर फर्स्ट लेंस अगर मैं कैलकुलेशन करूं, जो फर्स्ट लेंस है उसके लिए वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। ठीक है बेटा, इसके लिए R1 की वैल्यू R है और इसका जो सेकंड पृष्ठ है R2 जिसे आप कहते हैं उसकी वैल्यू इंफिनिटी है। ठीक है, R2 की वैल्यू कैसी है, इंफिनिटी। R1 की वैल्यू कितनी बेटा, R। और यहाँ पर अगर मैं इसकी फोकल लेंथ निकालूं तो फोकल लेंथ होती है बेटा μ-1, चूंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। ब्रैकेट के अंदर 1/R1 यानी कि पहले R -1/R2 यानी कि इंफिनिटी। तो इसकी जो फोकल लेंथ है वो मेरे पास है ये μ-1/R। ये फोकल लेंथ नहीं, एक्चुअली में ये 1/f आया है, तो मैं इसे f1 नाम दे दूं फर्स्ट लेंस के लिए। सेम टू सेम अगर मैं सेकेंड लेंस के लिए बात करूं, फॉर सेकेंड लेंस, तो सेकेंड लेंस हमारा कुछ इस तरीके से हमें दिखाई दे रहा है। ये गिवन है, आपको यहाँ पर भी बेटा नजर आएगा, दिस वन ये सेकेंड लेंस है। मैं इसे राइट पेन से दिस वन, ये इसकी साइड है एक और ये इसकी साइड है एक, है ना। और इसे जब मैं इसकी फोकल लेंथ निकालूं तो इसके लिए R1 की वैल्यू कितनी है बेटा, R1 की वैल्यू इसके लिए वही -R और R2 की वैल्यू इसके लिए +R। ठीक है, एक इसके लिए -R और एक इसके लिए कैसी है, +R। ठीक, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे सॉल्व किया जाए और इसकी फोकल लेंथ पता कर ली जाए, जो कि होगी 1/f2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला सेम है, μ-1 ब्रैकेट 1/R1 की जगह -1 प्लस, प्लस इसलिए क्योंकि मैं R2 को नेगेटिव रखूंगा, या नेगेटिव रखोगे यहाँ नेगेटिव रखोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो R1 मेरे पास ये रहा, R1 की वैल्यू नहीं, ये आपके पास पॉजिटिव और दिस वन इज द नेगेटिव। R1 पॉजिटिव, R1 कैसा होगा बेटा, पॉजिटिव। ये जो सरफेस है ये फर्स्ट सरफेस, इसका R1 कैसा, पॉजिटिव, दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन इज नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव। तो जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ 1/R मेरे पास होगा, तो ये बनेगा 2 × μ-1/R, दिस इज 1/f। बस दोनों की वैल्यू, एक की वैल्यू यहाँ से और दूसरे की वैल्यू यहाँ से उठाइए, इस फॉर्मूले में डालिए। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे तो हमें इसका फाइनल आंसर मिलेगा। μ-1 दोनों में है, क्यों ना उसे कॉमन कर दिया जाए, बहुत अच्छे। 1/f की वैल्यू यहाँ पर है 1/R और उसकी वैल्यू होगी बेटा, वो होगी प्लस का 2/R। तो यहाँ से μ-1 अपॉन में R को कॉमन करें
तो 1+2 यानी कि यहाँ पर मेरे पास होगा, वेट वेट वेट, सो क्वेश्चन नंबर 4, एक पतले समतलोत्तर लेंस एवं पतले समावतल लेंस को समक्षतः रखते हुए संपर्क में रखा गया है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यह मानते हुए कि दोनों लेंस म्यू अपूर्णांक के कांच से बने हुए हैं तथा प्रत्येक वक्रित पृष्ठ की त्रिज्या r है, तो इस संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी? ऑप्टिक्स से आया हुआ सवाल है। फोकस दूरी क्या होगी, यानी कि फोकस दूरी जो होती है उसका फॉर्मूला बेटा एक्चुअल में 1 अपॉन में फोकस दूरी f1+1/f2 होता है। यदि हम दोनों लेंस की इंडिविजुअली फोकस दूरी निकाल पाए तो हम इस फॉर्मूले को यूज कर पाएंगे। तो पहले f1 और f2 को निकाल दिया जाए। f1 आपके पास क्या है, ध्यान से देखेंगे बेटा। f1 मेरे पास एक ऐसा लेंस है जो एक तरफ प्लेन है, दूसरी तरफ कॉन्वेक्स है। इसके लिए R1 की वैल्यू हमारे पास इंफिनिटी, और जो इसका सेकेंड पार्ट होता है R2, उसकी वैल्यू -r होगी, क्योंकि इसने जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दी है वो r दी है। यहाँ पे लेंस फॉर्मूला, यहाँ पे फोकल लेंथ का फॉर्मूला 1/f1 इज इक्वल टू म्यू -1 हम यूज करके यहाँ पे लिख सकते हैं 1/∞ -1 में -r। दिस इज द फोकल लेंथ 1/f1 और फर्स्ट लेंस। सेकेंड वाला लेंस जिससे आपको f2 पता चल सकता है वो क्या है आपके पास बेटा? वो आपके पास एक कॉनकेव लेंस है। कॉनकेव कॉनकेव लेंस है तो बेटा इसके लिए R1 की वैल्यू क्या होगी? देखो, इसकी फर्स्ट सरफेस है, इसके लिए R1 की वैल्यू होगी -r, और ये इसकी सेकंड सरफेस है जिसके लिए R2 की वैल्यू होगी +r। ये साइन कन्वेंशन के हिसाब से लिया जाता है, इधर की तरफ आए तो पॉजिटिव और इधर की तरफ आएगा तो नेगेटिव। यहाँ से इसका 1/f2 निकाल लीजिए, तो 1/f2, देखो म्यू -1 तो सेम ही होगा क्योंकि दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है। 1 अपॉन में R1 जो कि -r1 है, -1 अपॉन में R2 जो कि +r है। जब इस नीचे वाली टर्म को सॉल्व किया जाए तो ये μ-1/r, और ऊपर जो है बेटा वो -2 बनेगा। ठीक है, तो ये रहा आपका 1/f2 और ये रहा आपका 1/f1। दोनों की वैल्यू यहाँ पे एंटर करें। इसका एक और तरीके से भी मैं बना सकता था सीधा, क्योंकि μ-1 दोनों में कॉमन टर्म है, उसे बाहर लिखो। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा 1/r। अरे ये तो जीरो हो गया, माइनस माइनस प्लस 1/r, और फिर प्लस साइन लगाए, और यहाँ पर क्या बचा बेटा? यहाँ पर ये आपके पास बचा μ-1 चला गया, यहाँ पे बचेगा -2/r। सॉल्व कर लीजिए, तो दैट विल बी माइनस μ-1/r। चेक करें जरा, एलसीएम लेंगे, ये तो r बाहर आ जाएगा, 1 + -2 इज -1, और μ-1/r, और ऐसा तो कोई ऑप्शन है नहीं यहाँ पर। एक्चुअली में ये 1/f आया है, हमें f चाहिए, तो f इज इक्वल टू रेसिप्रोकल करेंगे, माइनस का r अपॉन में μ-1 इज द करेक्ट आंसर, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में दिखाई देगा। ऑप्शन बी है इसका, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, और कहाँ से आया हुआ सवाल है बेटा? ऑप्टिक्स से पूछा गया, ऑप्टिक्स का है ये, है ना, जिसमें कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है, क्वेश्चन नंबर 5, यंग के द्विजिरी प्रयोग में डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में दो तरंगों के इंटरफेरेंस अध्यारोपण से जिस बिंदु पर दीप्त फ्रिंज बनती है वहां के बीच का कलांतर क्या होता है? भी कलांतर पूछा है, n एक पूर्णांक नंबर है, तो जो कलांतर होता है इसको हम फेज डिफरेंस कहते हैं बेटा। तो फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? E1 मल्टीपल ऑफ पाई होता है बेटा फेज डिफरेंस, है ना। डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ पर होती है E1 मल्टीपल ऑफ पाई होगा, तब जाकर हमारा फेज डिफरेंस जो है वो
पाई का इवन मल्टीपल कैसा याद रखोगे, इवन या सम गुणज होगा। तो सम गुणज मतलब एन की वैल्यू 1 2 3 4 रखो तो एक नंबर आएगा जो कि इवन नंबर होगा, और उसके लिए फेज डिफरेंस जो है हमारा जो अध्यारोपण है उसके लिए दीप्त फ्रिंज यानी कि ब्राइट फ्रिंज बनेगी। ब्राइट फ्रिंज जहां पर बनती है, ब्राइट वाली है ना। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ए। क्वेश्चन 6 हमसे क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि एक टेलीस्कोप के अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी 144 सेंटीमीटर है, नेत्रिका लेंस की दूरी 6 सेंटीमीटर है। टेलीस्कोप की आवर्धन क्षमता एंड टेलीस्कोप नलिका की लंबाई के मान क्रमशः होंगे। तो देखो ये जो टेलीस्कोप से अभिदर्शक लेंस को जनरली हम क्या बोलते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव लेंस, और ये हमारे पास आईपीस होता है, आईपीस। तो यहाँ पर आवर्धन क्षमता बेटा एम का फॉर्मूला सिर्फ याद रखो, ये होता है एफ ओ अपॉन में एफ ई, और एफ ओ यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस जो कि हमारे पास है 144 सेंटीमीटर, एंड नेत्रिका लेंस 6 सेंटीमीटर। तो 6 से काटिए 24, मैग्निफिकेशन कितना आएगा 24। तो देखो 24 यानी कि या तो इसका ए ऑप्शन सही है या फिर सी ऑप्शन सही है। तो हमें दूसरी चीज निकालना पड़ेगी, नलिका की लंबाई यानी कि जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है बेटा, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप वो होती है एफ ओ प्लस एफ ई। तो एफ ओ की वैल्यू हमारे पास है 144 प्लस एफ ई की वैल्यू हमारे पास 6, दैट विल बी द 150 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर ए जिसमें 150 भी है 24 है। ये भी हमारा ऑप्टिक्स के आया हुआ क्वेश्चन है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो हमारा पार्ट है वहां से पूछा गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसमें नहीं होता, ये पूछा गया है। तो भाई इसका ये हमारा थ्योरी पार्ट से आया हुआ है, तारों का टिमटिमाना, हीरे की चमक, प्रकाशित तंतु, परावर्तक प्रिज्म। जो तारों का टिमटिमाना है बेटा, है ना, जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स है, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा नहीं होता, वो सिर्फ रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ना। तो ऑप्शन नंबर ए है। और हीरे की चमक तो टी आई आर ही है इसका सही ऑप्शन, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ऑप्टिकल फाइबर तो बना ही इसके ऊपर होता है, और परावर्तक प्रिज्म में भी टी आई आर की फिनोमिना होती है। तारों का टिमटिमाना ए ऑप्शन जो है वो सही मैच नहीं होगा। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, यहाँ पर वही इसका ऑप्शन बी वाला है, मैंने सॉल्व वर्जन ऊपर दिखे हैं, आप इनके सॉल्यूशंस ऊपर देख सकते हैं। दिस वन इज ए एंड ऑप्शन सी 624 एंड दिस इज द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, है ना। क्वेश्चन 7। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, क्वेश्चन 8 में पूछा गया है 4.2 वर्क फंक्शन गिवन है, यानी कि आपको फाई गिवन है बेटा। फाई की वैल्यू कितनी दी है, 4.2 eV गिवन है, एंड द वेवलेंथ दी है वो है 200 नैनोमीटर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन रीड करते हैं। 4.2 eV कार्यफलन वाले प्रकाशीय सुघराई पृष्ठ पर 200 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की विकिरण आपतित होती है। इस पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाले तीव्रतम फोटो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा लगभग होगी। तो ये हमारा मॉडर्न फिजिक्स से आया हुआ सवाल है, और जिसमें हमें काइनेटिक एनर्जी बताना है, जो कि होती है बेटा एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन से हमारा काम बनेगा। एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी दी है, तो वो हमें लिखना होगी, जो कि एच सी अपॉन लैम्डा होती है, माइनस वर्क फंक्शन 4.2 eV यहाँ पर दिया है। अब यहाँ पर एनर्जी तो नहीं दी, एनर्जी के प्लेस पर हमें वेवलेंथ दी है, तो जब आपको वेवलेंथ पता हो तो आप एनर्जी पता कर सकते हैं। एच और सी का नंबर याद रखें, इसे 12,400 यहाँ पर ईवी, और यहाँ पर लिखेंगे नैनोमीटर, क्या लिखेंगे बेटा, नैनोमीटर। और वेवलेंथ तो चूंकि ऑलरेडी नैनो में दी है, तो मैं यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू ही डाल देता हूँ। यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू डालिए, वेवलेंथ दी है 200 नैनोमीटर। तो ये नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाएगा, माइनस यहाँ पर 4.2 eV एज इट इज।
देखो ये भी ईवी में है, ए भी ईवी में, हमारे सारे ऑप्शंस भी ईवी में दिखाई दे रहे हैं, तो हम आंसर को ईवी में ही रहने देंगे, इसे कैंसिल कर दीजिए। एक से एक, और ये 20 है तो इस 12.4 और इसको 6.2, तो ये आया 6.2 ईवी minus 4.2 EV, तो दैट विल बी द 2 EV। करेक्ट आंसर इज 2 EV की उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगी। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा बेटा? द करेक्ट आंसर इज डी, है ना। आप देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में लगभग लगभग एक अभी तक थ्योरी क्वेश्चन आए, बाकी न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 रीड करेंगे। किसी प्रोटॉन और एक अल्फा पार्टिकल का संवेग समान है, कि संवेग समान है, कि गतिज ऊर्जा ep अपॉन ev तथा उनसे जुड़े डी ब्रोगली वेवलेंथ के अनुपात होंगे। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी का क्या रेशो होगा? तो पहले तो ये देखें बेटा कि प्रोटॉन जो है और अल्फा पार्टिकल जो है ना, जो हमारा प्रोटॉन है उसके पास जो मास है वो mp है, और अल्फा पार्टिकल के जो मास है वो 4 mp है, प्रोटॉन से 4 टाइम्स भारी होता है। इसके पास चार्ज E है, इसके पास चार्ज 2 ही है, हाँ दोनों के पास प्लस चार्ज है। तो काइनेटिक एनर्जी, इनके मोमेंटम सेम है। तो पहले तो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन देखें। बेटा काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का रिलेशन होता है पी स्क्वायर अपॉन में 2m। क्या रिलेशन होता है? पी स्क्वायर अपॉन में 2m। ठीक है, यानी कि काइनेटिक एनर्जी हमें यहाँ पर रेसिप्रोकल दिखाई देगी। मैं थोड़ा सा इसे नीचे सॉल्व करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी हमें रेसिप्रोकल दिखाई देगी मास के, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, पहले इन्होंने प्रोटॉन दिया है तो हम पहले इसमें प्रोटॉन को मेंशन कर लें यहाँ पर। E ऑफ प्रोटॉन अपॉन में E ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, E ऑफ प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी यानी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन में मास ऑफ प्रोटॉन, रिवर्स रेशियो है ना, रिवर्स है। तो मास इसका 4 mp, उसका mp, दैट इज द 4 mp अपॉन में mp से mp कैंसिल हो जाएगा, दैट इज 4। तो भाई इनकी जो एनर्जी का रेशियो आया है वो 4 आया है ना। तो या इसका एक ही ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है, 4 है। अब वेवलेंथ भी देख लेते हैं एक बार, वेवलेंथ को। तो मोमेंटम और वेवलेंथ का क्या रिलेशन है? सो लेमडा इज इक्वल टू होता है एच अपॉन में पी। बेटा देखो एच तो कांस्टेंट है और उन्होंने का मोमेंटम सेम है, यानी कि दोनों की वेवलेंथ तो सेम ही होगी। तो वेवलेंथ का रेशियो अगर मैं देखने जाऊंगा, यानी कि लेमडा लेमडा प्रोटॉन अपॉन में लेमडा अल्फा देखने जाऊंगा, दैट विल बी द रेशियो इज 1। क्यों सेम? क्योंकि एच तो ऑलरेडी कांस्टेंट है और पी दोनों का सेम देके रखा है, तो दूसरा आएगा 1। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा मैच करोगे बेटा? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 4 जो है, रेड हो जाओ, दिस वन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन 10 में हमसे पूछा गया R1 एंड R2 क्रमशः द्रव्यमान है, संख्या है 64 एंड 27 परमाणु नाभिकों की त्रिज्याएं हैं, तो R1 और R2 का अनुपात क्या होगा? तो ये हमारा एटम और न्यूक्लियाई से आया हुआ क्वेश्चन है। रेडियस का अगर आपको फॉर्मूला पता हो, इट इज R0 a की पावर 1/3, वेयर a इज द एटॉमिक नंबर, a इज द न्यूट्रॉन या न्यूक्लियॉन्स की संख्या इसे कहते हैं। ये न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों से मिलकर बना होता है। मास नंबर कहते हैं रियल में इसे, मास नंबर। तो हमसे पूछा है क्या रेशियो होगा, तो भाई देखो R1 अपॉन R2 हम भी कर लेते हैं, क्या रेशियो होगा। ए की पावर पहले वाले का है 64, देखो ये तो R0 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को लिखो बेटा 8 की पावर 4 की पावर 3, 4 की पावर 3, देखो 4 4 जा 60, 64, 64 जा, और इसकी पावर 1/3, नीचे भी R0, और यहाँ पर देखो 27 है, ये 3 की पावर 3 लिखा जा सकता है 1/3। ये पावर से पावर कैंसिल हो जाएगी, R0 से R0 कैंसिल हो जाएगा, रेशियो इज 4/3।
कौन सा रेशियो आएगा? 4/3। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। जब भी आप इसका सॉल्यूशन को देखेंगे बेटा, एटलीस्ट आप वीडियो जरूर देखें, है ना। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया, जब किसी अर्धचालक डायोड में अग्र बायस यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग वोल्टेज 0.8 से बदलकर 1 किया जाए और अभिघातक दिशा में धारा 2 मिली एम्पियर में परिवर्तन होता है, तो इस डायोड का अग्र बायस प्रतिरोध क्या होगा? डायनामिक रेजिस्टेंस पूछा है। सो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला से यूज कर दीजिए, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू चेंज इन वोल्टेज अपॉन में चेंज इन करंट। तो वोल्टेज में कितना चेंज हुआ है? देखो भाई, वो 1 फाइनल पहले था 0.8 अपॉन में करंट में चेंज आया है वो 2 मिली एम्पियर आया है। तो दिस वन इज कैलकुलेट करिए, 0.2 अपॉन में 2 इंटू 10⁻³ तो दैट विल बी 0.1 किलो ओम, या फिर हम इसे लिख सकते हैं किलो को 100 ओम। करेक्ट आंसर कौन सा है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। इसका ऑप्शन है 100 ओम। डायनामिक रेजिस्टेंस निकालना था सिंपली। और क्वेश्चन नंबर 12 एक थ्योरी का क्वेश्चन मुझे दिखाई दिया काफी देर बाद। हमसे पूछा जा रहा है बेटा, किसी पीएन संधि डायोड में अल्पसंख्यक वाहक अतक्षेपण नामक प्रक्रम होता है। तो इसमें वही, जब फॉरवर्ड बायस में होता है तो ये एक चीज आपको देखने को मिलती है। जब फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा डायोड होता है उस समय जो अल्पसंख्यक के माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं। तो ऑप्शन ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। यही इसके इंग्लिश का भी एक पेज दिया रहता है, मैंने बताया, एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश में होता है। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज वो सारे खत्म होते हैं। अब हमारे पास जो 3 क्वेश्चंस होते हैं जो असर्शन रीजन बेस्ड होते हैं, इन क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखें क्योंकि ज्यादातर गलती होती है उन्हीं क्वेश्चन में होती है। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, किसी विस्टोन ब्रिज सेतु परिपथ में हम सेल और गैल्वेनोमीटर की स्थितियां बदल दे तो संतुलन पी क्यू अपॉन आर एस परिवर्तित नहीं होता। हाँ, बिल्कुल सही बात है। गैल्वेनोमीटर में अगर आप सेल और इसकी पोजीशन इंटरचेंज करते तो चेंज नहीं होता। पी क्यू अपॉन में आर एस इज इक्वल टू क्यू एस अपॉन में आर एस, अतः संतुलन अनुबंध वही बना रहता है। नहीं, इसका जो रीजन है वो करेक्ट आंसर है। इसका जो रीजन है वो करेक्ट है, पर इसका जो सॉरी इसका जो असर्शन है वो करेक्ट है, पर ये सही नहीं है। और इसका सही आंसर है सी वाला। कौन सा ऑप्शन है? सी वाला। क्यों बेटा? क्योंकि कथन इसका करेक्ट है परंतु कारण जो बताया गया है, जो रीजन दिया गया है वो गलत है। अल्जेब्रिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। पहला ट्रू है। ऑप्शन सी मार्क करें इसका। और जो क्वेश्चन नंबर 14 है, कह रहा है कि एक चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में बेलनाकार नर्म लोहे क्रोड को चुंबकीय क्षेत्र को केवल त्रिज्य बनाता है जबकि चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को प्रभावित नहीं करता है। भाई ये बात तो बिल्कुल गलत बोल दी इन्होंने। जो हमारा गैल्वेनोमीटर होता है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, उसमें मैग्नेट जो कर्व बनाए जाते हैं, भाई मैग्नेट जो कर्व बनाए जाते हैं नर्म लोहे के, है ना। अब नर्म लोहे तो भाई उसका जो मैग्नेटिक परमिबिलिटी है वो भी तो चेंज होगी ना। मैग्नेटिक परमिबिलिटी या जैसे चुंबकशीलता कहते हैं वो चेंज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी। तो पहली बात तो गलत है, इसने कहा चेंज नहीं होती, तो चेंज होती है। इसका जो अभी कथन है जिसे हम असर्शन बोलते हैं वो गलत है। दूसरा रीजन पढ़ते हैं। रीजन में हमसे क्या कह रहा है? चल कुंडली कैल्वेनोमीटर में कुंडली का तल सदैव चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। भाई ये भी गलत बात बोल दी इसने। लंबवत नहीं होता, वो समांतर होता है। उसका प्लेन चुंबकीय क्षेत्र के हमेशा समांतर होगा, लंबवत नहीं होता। उसका प्लेन है ना, उसकी डायरेक्शन नहीं पूछी, उसका प्लेन जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होता है। वही सब यहाँ पे दोनों बातें गलत बोल दी है आपने। इसका जो सही आंसर है, बोथ आर इनकरेक्ट, और ऑप्शन डी इसे जाएगा। दोनों बातें गलत है इसकी। नाउ क्वेश्चन 15 जो कह रहा है,
यस, क्वेश्चन नंबर 15 में हमसे कहा जा रहा है कि प्रकाश विद्युत धारा आपतित किरणों की तीव्रता पर निर्भर करती है ना। जो करंट है वो तीव्रता पर निर्भर करता है, बिल्कुल करता है। और निरोधी विभव जिसे हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं, आपतित किरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हमारी अगर इंटेंसिटी बढ़ेगी, देखो दो चीजें आप समझ लीजिए बेटा, है ना। एक तो यदि इंटेंसिटी बढ़ेगी तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ेंगे, है ना, और इससे करंट बढ़ेगा। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ती है तो हाई एनर्जी का प्रोटॉन आएगा, जिससे स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा। तो यहाँ पर इसने कहा है कि धारा में आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर करती है, तो ऑब्वियस से करती है, ट्रू है। और निरोधी विभव आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता, ये भी बिल्कुल ट्रू बात है, क्योंकि वो सिर्फ फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। तो उसके दोनों सही हैं, पर वही बात है, रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। तो इसे हम बी मार्क करेंगे। assertion and reason both are correct, but reason is not correct explanation of assertion. ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। जो न्यूक्लियर फोर्स है, हमारे जो नाभिकीय बल है, सदैव आकर्षी होते हैं, बिल्कुल गलत बात। वो हमेशा आकर्षी नहीं होते हैं। किसी और इसका जो कारण है वो बता रहा है, किसी नाभिकों में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच लगने वाला नाभिकीय बल दुर्बल बल होता है। फिर से गलत बात, वो स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। न्यूक्लियन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स है। और ये आकर्षण नहीं, ये रिपल्शन भी शो करते हैं ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है जब तक ये आकर्षित करते हैं, उसके बाद ये एक दूसरे को रिपल्सिव नेचर भी ये शो करता है। तो ये हमारा रीजन और असर्शन दोनों बातें लगभग भाई साहब इन्होंने गलत बोल दी है। तो वही इसका सी डी वाला मार्क होगा। इसका कौन सा आंसर मार्क होगा? डी वाला। ओके, तो ये हमारे थे असर्शन रीजन, पीवाईक्यूज 2026 के।